अस्सलाम वालेकुम। नौशीन स्केरी स्टोरीज में अपने सभी सुनने वालों को खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को बहुत पसंद भी करते होंगे। आज आप लोगों के लिए बहुत डरावनी कहानियाँ लाई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। कहानी शुरू करने से पहले आयतल कुर्सी का इशार कर लें और हेडफोन्स लगा लीजिए क्योंकि आज की कहानी है बहुत डरावनी। आज की पहली खौफनाक कहानी आलिया शेयर कर रही है। आलिया कहती है, आज आपके साथ हम लोगों की जिंदगी की खौफनाक कहानी शेयर करूंगी। हम लोग सक्खर के रहने वाले हैं और ये आज से 5 बरस पुरानी बात है। सर्दियों के दिन थे। हम लोगों ने एक घर रेंट पर लिया। उस घर में हम लोग शिफ्ट हो गए। अक्टूबर के मिड में हम लोगों ने घर चेंज कर लिया था। उस वक्त भी बहुत ज़बरदस्त सर्दी थी। हम लोग जब उस घर में गए, घर खासा बड़ा था, खुला घर था। इस घर में ठंड बहुत ज़्यादा थी क्योंकि जिस घर में हम लोग पहले आए थे वो घर इतना बड़ा नहीं था। ये घर खासा बड़ा था, सहन भी बहुत बड़ा था। आगे बरामदा था, बरामदे में कमरे थे और किचन जो था वो बरामदे के कोने में था। सामने एक बड़ा सहन और उसके साथ सामने ही सीढ़ियाँ ऊपर जाती थी। हम लोग जब उस घर में शिफ्ट हुए, सामान वगैरह सेट कर लिया, घर खुला था, हम लोग खुश थे। दिन भर सहन में चारपाइयाँ बिछाकर अच्छी खासी धूप होती थी, सहन में हम लोग बैठा करते थे। शाम होते साथ बहुत सख्त सर्दी शुरू हो जाती थी तो बरामदे के आगे हम लोगों ने मोटे पर्दे लगाए हुए थे। इसी तरह से एक रात की बात है, हम लोगों ने खाना वगैरह बनाया। खाना खाने के बाद हम लोग सारे बहन भाई जो थे कभी अम्मी अब्बू के पास भी बैठते थे, कभी खुद भी बैठकर लूडो खेला करते थे। आज हम लोग जब लूडो खेल रहे थे तो हम लोगों ने खेलते खेलते ये शर्त लगाई कि जो भी हारेगा वो रात के इस पहर अकेला छत पर जाएगा और वहां पर पूरे 5 मिनट गुजार कर वापस आएगा और जो जीत जाएगा वो अपनी मर्जी से टाइम बढ़ा भी सकता है। हम लोग 3 बहनें और 3 ही भाई थे। हम लोग आपस में एक दूसरे के दोस्त थे, सब बहुत प्यार था हम लोगों में। आज हम लोग लूडो खेल रहे थे। मेरी छोटी बहन की तबीयत ठीक नहीं थी, वो सो गई और एक भाई जो था वो ट्रिप के साथ गया हुआ था। हम लोग चारों थे। जब हम लोग बैठे लूडो खेल रहे थे, लूडो खेलते खेलते 12:30 पौने 1 हो गए। अब जब मेरा जो भाई था वो हार गया, शर्त के मुताबिक उसने छत पर अकेले जाना था। हमने उससे कहा कि अगर तुमने चीटिंग की तो नुकसान तुम्हारा ही होगा, हम तुम्हें ऊपर से फिर जल्दी नीचे नहीं आने देंगे, तुम्हें आधा घंटा रुकना पड़ेगा। उसने कहा कि ठीक है, मैं चीटिंग नहीं करूँगा। अब हम लोग बरामदे में खड़ी होकर उसको देख रही थी। वो जानबूझकर थोड़ी बहुत एक्टिंग करता करता ठंड के ऊपर जाने लगा। वो छत पर गया, 5 मिनट गुजर गए, उसकी कोई आवाज़ नहीं आई। हम लोगों ने उसे आवाज़ें दी कि 5 मिनट हो गए, नीचे आ जाओ। फिर आवाज़ें दी, उसकी कोई आवाज़ नहीं आई। हम लोग थोड़ी डर गए कि पता नहीं क्या हो गया है। हमने इसे कहा कि रज़ा, अगर तुम हम लोगों को डरा रहे हो तो बहुत बुरी बात है, नीचे आ जाओ, अम्मी अब्बू को जगा देंगे। वो फिर भी नीचे नहीं आया। यहाँ तक कि 15 से 20 मिनट हो गए। हम दोनों बहनें तेज़ी से ऊपर गई। जो ही हम लोग ऊपर गए तो रज़ा जो है वो छत के एक कोने में बैठा हुआ था, घुटनों के ऊपर सर रख के। हम लोगों ने उसे हिलाया जुलाया। हमने उसे कहा कि क्या हुआ, तुम यहाँ पर क्यों बैठे हो, तुम्हें नीचे नहीं था आना? 5 मिनट से ज़्यादा टाइम हो गया, 20 मिनट हो गए हैं। बड़ी अजनबी नज़रों से हमें देख रहा था। एकदम से गुस्से से बोला, कहने लगा, जाओ यहाँ से, मैंने नहीं आना। हमें लगा शायद ये नाराज़ हो गया और हमें तंग कर रहा है। हमने उससे कहा कि अम्मी अब्बू जाग जाएंगे, ये हरकत मत करो और चलो नीचे। उसने कहा कि मैंने कहा ना, मैंने नहीं आना, जाओ यहाँ से। एकदम उसने मुझे धक्का दिया, मैं गिरती गिरती बची। मैंने उससे कहा कि ये क्या बदतमीज़ी है, तुम ऐसी हरकत क्यों कर रहे हो? इतने में हम लोगों को गुस्सा आ गया और हम लोग भागी भागी नीचे गए कि अम्मी अब्बू को जगाते हैं। जिस वक्त हम लोग नीचे गए तो रज़ा बरामदे में खड़ा था और वो कहने लगा कि तुम दोनों कहाँ चली गई थी? हम लोगों ने जब उसे नीचे खड़े देखा, हम लोगों ने चीखें मारना शुरू कर दी।
हम लोग चिल्लाने लगे, उसे समझ में नहीं आ रहा था हम दोनों को हुआ क्या है। इतने में अम्मी अब्बू जाके कि क्या हुआ है। हमने तो रोना शुरू कर दिया, हम लोग तो कांप रही थी खौफ से। ये तो छत पर बैठा था, ये नीचे कैसे आ गया। उसने ये कहा कि जिस वक्त तुम लोग बरामदे में खड़ी थी, मैं छत पर तो चला गया, लेकिन जैसे तुम लोगों ने पर्दे आगे किए, मैं फौरन से नीचे आकर तो ड्राइंग रूम में छुप गया था। मैं जानबूझकर छुपा हुआ था कि तुम लोग ऊपर जाओगी फिर तुम लोगों को डराऊंगा, लेकिन तुम लोग ऊपर जाकर ऊंचा ऊंचा बोल रही थी तो मैंने सोचा मैं कमरे में चला जाता हूँ और तुम लोगों को आवाज़ें नहीं देता, तुम लोग खुद ही नीचे आ जाओगी। मैं तो ऊपर था ही नहीं। हम लोगों ने अपने अब्बू को कहा कि आप यकीन करें, ये छत पर बैठा था, इसने मुझे धक्का भी दिया है। हम लोगों की तो जान ही निकल गई कि ये इसके रूप में ऊपर कौन था। अम्मी अब्बू ने हमें बहुत डांटा कि तुम लोगों ने ऐसी शर्तें लगाई क्यों है, तुम लोगों को जरा एहसास नहीं है कि ये कोई टाइम है छत के ऊपर जाने वाला। उस रात वो हम लोग अम्मी के पास सोने के लिए चली गई, रज़ा अब्बू के पास जाकर लेट गया। छोटी बहन भी सोई हुई थी। ऐसा महसूस होने लग गया जिस तरह से जिस कमरे से हम लोग उठकर आए थे, उस कमरे की दीवार के ऊपर जोर जोर से कोई हथौड़ी से कील ठोक रहा है। हम लोग फिर जाके, अम्मी अब्बू भी जाके कि ये आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं। अब्बू उठे, साथ वाले कमरे में गए, कहीं कुछ भी नहीं था। अम्मी ने कहा कि अभी तो आवाज़ें आ रही थी, पता नहीं ये क्या माजरा है। जैसे अब्बू उस कमरे से बाहर निकले तो ऐसा लगा जैसे सीढ़ियों से भागकर कोई ऊपर गया है। अब्बू ने कहा अभी ऐसा लगा सीढ़ियों से भागकर कोई ऊपर गया है। हमने अब्बू से कहा वो ऊपर ना जाए, पता नहीं वो क्या मखलूक है जो रज़ा के रूप में ऊपर थी। इसने हमारे से बात भी की, लेकिन इसका चेहरा और आंखें बहुत अजीब थी, अजनबी सी थी। हमें लगा कि शायद ये एक्टिंग कर रहा है और हमें तंग कर रहा है। सुबह हो गई, रज़ा को बहुत सा बुखार हो गया। पता नहीं इस बेचारे को क्या हुआ क्या नहीं, इसकी तबीयत बहुत सा ख़राब थी। हम लोग उठे, हम दोनों बहनें छत पर गई कि जाकर देखते हैं। पर जब हम लोग गए तो जिस कोने में रज़ा बैठा हुआ था, उस कोने के पास हम लोगों को सूखी हड्डियाँ नजर आई। बहुत ज़्यादा हड्डियाँ थी, जैसे जानवरों की हड्डियाँ होती हैं। हम लोगों ने अम्मी को बताया। अम्मी ने कहा कि किसी चीज़ को हाथ ना लगाना। हम लोग नीचे आकर अम्मी ने कहा कि ऊपर भी किसी ने नहीं जाना। उस रात के बाद उस घर में बहुत अजीबोगरीब मामलात शुरू हो गए। उस घर में हमें एक लड़का और एक बच्ची नजर आने लग गई। लड़का ऐसे नजर आता था जैसे रात 11 बजे का टाइम होता था। अब्बू की एक पुरानी साइकिल थी, वो साइकिल हम लोगों ने सेन के कोने में खड़ी की हुई थी। अब्बू अब उसको चलाते नहीं थे। जब से अब्बू ने मोटर बाइक लिया था वो साइकिल वहीं खड़ी थी। अब इसके ट्यूब्स डलने वाले थे, उस पर काम होने वाला था। ऐसे लगता था कि जैसे उस साइकिल के साथ कुछ छेड़छाड़ करता है। कभी उसके पैडल्स को छेड़ता है, कभी उसके जैसे ऊपर घंटी लगी होती है बेल, उसको कोई बजाता है। 11 बजे का टाइम था। हम दोनों बहनें किचन में काम कर रही थी। मैं बर्तन धो रही थी और दूसरी बहन चाय बना रही थी। हम लोगों ने चाय पीनी थी दोनों ने। बाकी अम्मी अब्बू सब कमरे में लेटे हुए थे। भाई जो थे वो अपने कमरे में बैठे हुए थे। जब हम लोगों को आवाज़ें आई, हम लोगों ने बरामदे से झांक कर देखा, एक छोटे से कद का लड़का खड़ा था। सर से गंजा था बिल्कुल। उसने एक अजीब जोहानुमा लिबास पहना हुआ था, काले रंग का। उसके हाथ बहुत अजीब थे, वो टेढ़े मेढ़े से बहुत लंबी उंगलियों वाले हाथ थे। वो साइकिल के साथ छेड़छाड़ कर रहा था। एकदम मेरी बहन के मुंह से निकला, कौन है? उसे देखा, उसकी आंखें चमक रही थी। उसी लम्हे वो हम लोगों के सामने ड्राइंग रूम वाली तरफ भागा और गायब हो गया। हम लोग तो भागे अंदर कमरे में। हमने अब्बू को बताया कि अब्बू ऐसे से बाहर हमने इस लड़के को देखा है, साइकिल के साथ छेड़छाड़ कर रहा था। अम्मी ने जल्दी से हमारे साथ किचन की चीज़ें कवर करवाई। हम लोग अंदर चले गए। इसी तरह से कुछ दिन गुजरे। ऐसा लगने लग गया मेरी छोटी बहन का नाम मरियम था। रात 12 साढ़े 12 बजे मरियम को कोई बच्ची आवाज़ें दे रही है सहन से। बार बार मरियम का कोई नाम ले रहा था। मरियम आओ खेलते हैं, मरियम आओ खेलते हैं। मरियम जो थी वो 4th क्लास में पढ़ती थी, तो बहुत जल्दी सो जाती थी। 10 बजे तक वो सो जाती थी। जब बाहर से आवाज़ें आने लगी, वही 11 साढ़े 11 12 बजे का ही टाइम था।
تو جب امی نے باہر جا کر دیکھا تو امی کیا دیکھتی ہیں، ایک بچی صحن میں کھڑی تھی. اس نے یلو کلر کی فراک پہنی ہوئی تھی اور چھوٹے چھوٹے بال تھے سر پہ. چہرہ بہت زیادہ عجیب تھا. میں کہتی ہوں اس کی آنکھیں بہت بڑی بڑی تھی اور باہر نکلی ہوئی تھی. تو مریم مریم کر رہی تھی. جب امی نے اس کو دیکھا، پردہ ہٹایا، وہ بھی اس ڈرائنگ روم والی سائڈ پر ہی بھاگ گئی. پھر امی نے کہا کہ ہم نے اس گھر میں نہیں رہنا. اس گھر میں تو اتنے سخت جنات ہیں جو بچوں کو بلاتے ہیں، سامنے آتے ہیں، شام ہوتے ساتھ ہی میں پریشان کرنے لگ جاتے ہیں. ابو نے ایک صاحب علم سے بات کی، وہ اگلے دن انہیں لے کر آئے. وہ آئے تو انہوں نے پڑھائی کی. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ کے ڈرائنگ روم میں اور چھت کے اوپر جنات کا بسیرا پوری فیملی رہتی ہے. اس میں وہ جن، جنی، اس کے بچے، وہ سب ہیں. اور یہ کل 11 لوگ ہیں، 11 جنات ہیں جو یہاں پر رہتے ہیں. اور یہ شیاطین جنات ہیں، تنگ کرنے والے، بیماری بھی دیتے ہیں، تنگ بھی کرتے ہیں. اور یہ وہ جنات ہیں جو اکثر چلتے چلتے بندے کو پیچھے سے دھکا دے دیتے ہیں. بعض اوقات انسان کو سمجھ بھی نہیں آتی اس کا پاؤں ٹکرایا کس چیز سے اور وہ گرا کس چیز سے. یہ سخت مخلوق ہے. جب آپ لوگوں نے اس گھر سے جانا ہے تو آپ لوگوں نے اس سائیکل کو نہیں چھیڑنا. اگر وہ سائیکل اٹھانے کی کوشش کریں گے تو شاید وہ نقصان دے، کیونکہ وہ رات بھر اس سائیکل پر کھیلتے ہیں. کیونکہ ہم لوگوں نے ان کو سائیکل والی بات بتائی، انہوں نے جا کے سائیکل کو دیکھا، پتہ نہیں انہیں وہاں پر کیا چیز نظر آئی. اس وقت بھی انہوں نے کچھ پڑھا تو سائیکل کی گھنٹی بجی. سب پیچھے کھڑے تھے، ہم لوگ ڈر گئے. پھر انہوں نے یہ بات کی. اب ہم لوگ پریشان، ہم لوگوں کی حالتیں بری. انہوں نے کہا میں تو ان کو نکال نہیں سکتا، یہ تو بہت زیادہ ہے. پھر جنات نے ہمیں اس گھر میں بہت ستایا، بہت زیادہ تنگ کیا. سائیکل کے تو وہ چھوڑتے ہی نہیں تھے سائیکل کو. ابو نے دل میں ارادہ کیا کہ میں سائیکل جو ہے ٹھیک کروا کے بیچ دیتا ہوں. اسی دن ابو گرے، ابو کو چوٹ لگ گئی. امی نے کہا کہ آپ کو کس نے کہا تھا کہ آپ یہ بات کریں؟ وہ ہمیں صاحب منع کر کے گئے ہیں، جنات نے آپ کو گرا دی ہے. ابو کہتے ہیں میں بالکل ٹھیک گھر کے اندر داخل ہوا ہوں، جیسے ابو گیٹ سے آگے آئے، ابو کہتے ہیں مجھے واضح طور پر لگا ہے میرے پاؤں کو پکڑ کر کسی نے گھما دی ہے. ابو کو خاصی چوٹیں لگی تھیں، شکر اللہ نے بچا لیا، کوئی فریکچر نہیں ہوا تھا. اس کے بعد رات بھر چھت پہ بھاگتے تھے، سیڑھیوں میں بھاگتے تھے، ہنستے تھے. واضح طور پر باہر سے ہنسنے کھیلنے کی آوازیں آتی تھی. ہم لوگوں کی تو بہت زیادہ حالت خراب تھی. کچن سے کھانا غائب ہو جاتا تھا، پکی ہوئی چیزیں، کچی چیزیں تک غائب ہو جاتی تھی. پھر ہم لوگوں نے دن رات کوشش کی اور ہم لوگوں نے وہ گھر چھوڑ دیا. اس گھر میں بہت سخت جنات تھے. ایک دفعہ میں برآمدے میں ہیٹر چل رہا تھا، آگے پردے تھے، میں مغرب کی نماز پڑھ رہی تھی. تو جو ہی میں نماز پڑھ کر اٹھنے لگی، مجھے واضح طور پر ایسے لگا کہ میرے بال کسی نے کھینچے ہیں پیچھے سے. میں بہت ڈر گئی. میں نے پلٹ کر دیکھا، کہیں کچھ بھی نہیں تھا. برآمدے کا پردہ زور زور سے ہل رہا تھا، جیسے کوئی بھاگ کے گیا باہر. وہاں پر ہم لوگ اکیلے کچن میں بھی نہیں جاتے تھے، اتنا ڈر لگتا تھا. سارے زیادہ تر اکٹھے رہتے تھے، کیونکہ اکیلے ہوتے جاتے تھے تو احساس ہوتا تھا کہ کوئی دیکھ رہا ہے، کوئی سامنے آ جائے گا، کوئی شرارت کر دے گا. تو یہ اس کرائے کے مکان کے کچھ قصے تھے جو ہمارے ساتھ ہوئے. سخت سردی کی راتوں میں اتنا خوف ہمارے اوپر ہوتا تھا جب ہر کوئی گرم بستروں میں سو رہا ہوتا ہے، باہر دھند اور ٹھنڈ ہوتی ہے، اور راتوں میں مخلوقات ہمارے گھر میں بھاگتی تھی. یہ ہماری ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. بہت شکریہ عالیہ آپ کا. جیسا ہمیشہ کی طرح میں یہی میسج دوں گی کہ جب بھی کوئی گھر لیں، سب سے پہلے انویسٹیگیشن کریں، گھر کا پتہ کروائیں. گھر خالی ہے، کب سے خالی ہے، کیوں خالی ہے، کیا معاملات ہیں، کوئی جنات تو نہیں ہے. اور جنات کا یا گھر کے اسیب زدہ ہونے کا آپ کو محلے سے کبھی کوئی نہیں بتائے گا. وہ آپ لوگوں کو اپنے مدد سے کسی صاحب علم کو لانا پڑے گا، وہی بتائیں گے، تبھی آپ کا وہ مسئلہ حل ہوگا. تو ان چیزوں کو ضرور مد نظر رکھیں تاکہ اللہ ہمیں آنے والے خطرات سے محفوظ رکھے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں. آپ لوگوں کو آج کی کہانی کیسی لگی. آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانی شیئر کر سکتے ہیں.
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी nushinbir57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। इंशाल्लाह परसों फिर मुलाकात होगी किसी नई खौफनाक कहानी में। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज।